हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है दोस्तों, और ये टर्म्स जो है आपको बुक्स में तो मिलेंगे लेकिन उनका फुल डिटेल नहीं मिलेगा। मैं आपको भले ही कुछ ही टर्म्स पढ़ाऊँगा लेकिन पूरी डिटेल से। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो ये टर्म है उनसे रिलेटेड कौन सी टर्म है वो भी मैंने इसमें वीडियो में डाली हुई है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा तो एक दूसरे से जो भी रिलेटेड हैं टर्म्स वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है एक टर्म है आर्केइज्म। दोस्तों ये जो है पीजीटी 2009 में पूछा गया है। आर्केइज्म होता क्या है दोस्तों? आर्केइज्म क्या होता है कि द यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, स्टाइल दैट आर आउटडेटेड और अब्सोल्यूट। दोस्तों ऐसे वर्ड्स का, ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करना, ऐसे स्टाइल का यूज़ करना जो आउटडेटेड है, ठीक है, उसका जो है लिटरेचर में प्रयोग करना क्या कहलाता है? हमारा आर्केइज्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके कुछ वर्ड्स हैं जैसे दाऊ, दी, दाई, दाइन, हिदर, वेंस, कूथ, इर, योंडर, इटीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ आर्केइज्म है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो है आर्केइज्म जो है, आर्केइज्म के टाइप्स। दोस्तों आर्केइज्म के टाइप्स क्या होते हैं? आप लोग ये देखिए आर्केइज्म के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा है लेक्सिकल आर्केइज्म, द यूज़ ऑफ ओल्ड वोकैबुलरी। ठीक है दोस्तों, हो सकता है पूछ लिया जाए। अब मान लीजिए प्रश्न पूछने का एकदम तरीका नया हो गया है, हो सकता है पूछ लें आपसे अंदर से। तो लेक्सिकल आर्केइज्म क्या होता है? द यूज़ ऑफ ओल्ड वोकैबुलरी। ठीक है दोस्तों, जैसे दाऊ, दाऊ जो है यूज़ किसके लिए होता है? यू के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ग्रामेटिकल आर्केइज्म। ग्रामेटिकल आर्केइज्म क्या होता है? यूज़ ऑफ आउटडेटेड ग्रामर वर्ड। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रामर से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको जो है यूज़ करना क्या कहलाता है? ग्रामेटिकल आर्केइज्म। जैसे डोस्ट लिखा होता है इंस्टेड ऑफ डू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेलिंग आर्केइज्म क्या होता है दोस्तों? स्पेलिंग आर्केइज्म क्या होता है कि ओल्ड स्पेलिंग्स प्रिजर्व्ड इन ओल्डर टेक्स्ट, यूज़ ऑफ ओल्ड स्पेलिंग्स। ठीक है, यानी कि जो स्पेलिंग जो है उनका, जो ओल्ड स्पेलिंग्स हैं उनका यूज़ करना क्या कहलाता है? स्पेलिंग आर्केइज्म। जैसे पुराने टाइम में जो है म्यूज़िक को क्या लिखा जाता था? म्यूज़िक, म्यूज़िक। ठीक है दोस्तों, और पब्लिक को इस तरीके से लिखा जाता था, पब्लिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं फोनेटिक, फोनेटिक आर्केइज्म। दोस्तों फोनेटिक आर्केइज्म क्या होता है? फोनेटिक आर्केइज्म जो है अटेम्प्ट टू रिप्रोड्यूस द ओल्डर प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स। ठीक है, जैसे नो लिखा जाता था तो इस तरीके से नो प्रोनाउंसिएशन, इनकी नो का प्रोनाउंसिएशन ऐसा था लेकिन स्पेलिंग कुछ इस तरीके से थी। डो का तो जो था दोस्तों डू। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने आर्केइज्म को यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले बात होती है हमारी एडमंड स्पेंसर की। ये जो है इन्होंने भर भर के आर्केइज्म का यूज़ किया है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर भी हमारे जो है आर्केइज्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने। जॉन मिल्टन ने भी आर्केइज्म का यूज़ किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी मोस्टली जो है इनकी जो लिरिकल पोएम्स हैं उसमें इन्होंने आर्केइज्म यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों थॉमस हार्डी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ज़्यादातर डायलॉग्स में जो है आर्केइज्म का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्केइज्म से रिलेटेड एक टर्म है नियोलोजिज्म। दोस्तों ये क्या होता है? आर्केइज्म में होता है कि ओल्ड वर्ड्स का यूज़ करना, ओल्ड टेक्स्ट का यूज़ करना, ओल्ड फ्रेजेस का यूज़ करना। ठीक है, लेकिन नियोलोजिज्म क्या है? नियोलोजिज्म क्या है कि द यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स इन लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, न्यू वर्ड्स का जो है यूज़ करना क्या कहलाता है? हमारा नियोलोजिज्म। दोस्तों जैसे कि कोच पेटिटो, बेगिनर डॉग। ठीक है, हॉट डॉग को जो है बेगिनर डॉग जो है न्यू वर्ड्स में यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों सम न्यू वर्ड्स
क्वाइंड बाई सम राइटर्स। दोस्तों कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स हैं जिन्होंने क्या किया है, यूज हुआ है इनका, जैसे डबल थिंक। दोस्तों ये जो है जॉर्ज ऑरेवल ने किया है, इनका एक वर्क है 1984, ठीक है, ये जॉर्ज ऑरेवल का वर्क है, इसमें इन्होंने किया है। उसके बाद कॉर्टल को जो है लुइस कैरोल ने यूज किया है। लुइस कैरोल आपको याद होगा कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया वर्क लिखा है, एलिस इन द वंडरलैंड, ठीक है। तो उसमें जो है इन्होंने कॉर्टल का जो है यूज़ किया है किसमें, थ्रू द लुकिंग ग्लास में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक नर्ड बर्ड है, ये डॉक्टर सीसिस ने जो है यूज किया है। और उसके बाद क्वार्क, ये यूज किया है हमारे जेम्स जॉयस ने। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट राइटर्स के इम्पोर्टेंट जो है कॉइन किए हुए जो है बर्ड्स हैं, आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि शेक्सपियर ने जो है कुछ न्यू वर्ड्स कॉइन किए थे। शेक्सपियर ने जैसे कि क्या किया था, लॉनली, बेडरूम और स्वैगर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बेडेजल्ट किया था, एक कॉइन वर्ड किया था कॉइन किसमें, अपने एक वर्क में टेमिंग ऑफ शेरो में, ठीक है दोस्तों। आप लोग इनका भी देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, तो इनका जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अगली टर्म पर, हमारा है काकोफोनी। काकोफोनी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये कहाँ से आया है। काकोफोनी जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक के दो वर्ड्स हैं, एक तो है काकोस और दूसरा है फोन। काकोस का मतलब होता है बैड और फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है दोस्तों। तो बर्ड्स दैट प्रोड्यूस्ड अनप्लीजेंट, हार्श और इनहार्मोनियस साउंड, ठीक है। यानी कि हार्श साउंड या अनप्लीजेंट साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है, काकोफोनी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। यूज ऑफ हार्श कंसोनेंट, लाइक कौन कौन से जो है हार्श कंसोनेंट होते हैं, के, टी, जी, डी, पी, बी, सी, एच, एस, एच, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारे कौन से हैं, ये हार्श कंसोनेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने एक वर्क जो है एक लाइन लिखी है कि विद थ्रोट्स अनस्लैक्ड विद ब्लैक लिप्स बेक्ड। दोस्तों ये जो है राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर का है, जो कि लिखा है कॉलरिज ने। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्श रिपीटेशन हो रहा है किसका, के का और वी का, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है, हमारा काकोफोनी का यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। काकोफोनी के बाद अब हमारा होता है, काकोफोनी से रिलेटेड एक जो है हमारा है यूफोनी। यूफोनी दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसका देखेंगे ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है कि ग्रीक वर्ड से आया है यूफोनोस, ठीक है, जिसका मीन्स होता है गुड और वेल साउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों साउंडिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, SOUND होना चाहिए, साउंडिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, कहाँ से आया है, यूफोनोस से आया है, जिसका मीन्स होता है गुड या वेल साउंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है डिफिनेशन क्या रहेगा कि बर्ड्स दैट प्रोड्यूस प्लीजेंट, हारमोनियस एंड मेलोडियस साउंड, ठीक है। यानी कि जो प्लीजेंट साउंड दे, जो हारमोनियस साउंड दे या मेलोडियस साउंड दे, वो क्या कहलाता है, हमारा यूफोनी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉमन यूफोनिस साउंड कौन कौन से होते हैं, लिक्विड के लिए L और R, ठीक है, नसल्स के लिए M और N, और उसके बाद सॉफ्ट फ्रिकेशंस के लिए फ्रिकेटिव्स के लिए जो है VFSH, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद वोवेल्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग वोवेल और डिप्थोंग्स, जैसे कि OOEAI, ठीक है। तो ये जो है हमारे इसमें यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करेंगे एग्जाम्पल की कि सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। दोस्तों ये जो है जॉन कीट्स की एक पोएम है टू ऑटम, उससे लाइन ली गई है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सॉफ्ट साउंड एंड लॉन्ग वोवेल्स क्रिएट अ पीसफुल रिच एटमॉस्फेयर, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसमें लॉन्ग वोवेल्स और सॉफ्ट साउंड का यूज किया गया इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूफोनी का यूज हुआ है दोस्तों। कुछ जो है यहाँ पे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं काकोफोनी के और यूफोनी के। तो बात करेंगे हम लोग काकोफोनी के वर्ड्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे रफ, जेरिंग वर्ड्स, ठीक है। रफ या जेरिंग वर्ड, इसमें क्या होगा, स्मूथ, म्यूजिकल और प्लीजेंट साउंड देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे अब
क्रैक, स्मैश, जर्क, क्रंच, श्रिक। और ये जो है हमारे कौन से हैं, काकाफोनी है, मरमर, मेलोडी, जेंटल, सूदिंग, स्लम्बर, ब्रीज। ये दोस्तों हैं क्या है हमारे यूफोनी के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगला टर्म है हमारा दोस्तों क्लोसेट ड्रामा। दोस्तों क्लोसेट ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा जा चुका है। तो क्लोसेट ड्रामा क्या होता है कि ड्रामा टू बी रीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा ड्रामा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि फादर ऑफ क्लोसेट ड्रामा इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी जॉन मिल्टन। दोस्तों जॉन मिल्टन को फादर ऑफ क्लोसेट ड्रामा माना जाता है। ठीक है, हालांकि प्लूटो ने भी एक इनका वर्क था प्लूटो का, द रूट्स ऑफ क्लोसेट ड्रामा कैन बी ट्रेस्ड इन प्लूटोस अपोलॉजी। इसमें प्लूटो की जो अपोलॉजी थी उसमें भी क्लोसेट ड्रामा के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से थे वो जॉन मिल्टन ने क्लोसेट ड्रामा की शुरुआत की थी। ठीक है, आप देख लीजिए क्लोसेट ड्रामा बाय टीजीटी पीजीटी राइटर्स। कौन कौन से ऐसे टीजीटी पीजीटी राइटर्स हैं जिन्होंने क्लोसेट ड्रामा लिखे हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जैसे कि सैमसन एगोनिस्ट, ये जो है 1671 में लिखा गया। किसने लिखा है ये? मिल्टन ने। ये क्या है हमारा फर्स्ट जो है कहना चाहिए क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड और द सेंसी, ये दोनों लिखे हैं दोस्तों पीबी शैली ने। ठीक है दोस्तों, प्रोमीथियस अनबाउंड 1820 में लिखा है, सेंसी लिखा है 1819 में। उसके बाद ओथो द ग्रेट जो है 1810 में लिखा गया है। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। ये भी एक क्लोसेट ड्रामा है। उसके बाद द डायनार्स, दोस्तों ये जो है 3 पार्ट्स में लिखा है द डायनार्स। किसने? टॉमस हार्डी ने। और ये जो है 1904 से 1908 तक लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मर्डर इन कैथेड्रल। अगर हम लोग मॉडर्न इरा की बात करते हैं तो मॉडर्न टी.एस. इलियट ने क्या लिखा है? मर्डर इन द कैथेड्रल, ये 1935 में लिखा। ये भी एक क्लोसेट ड्रामा है दोस्तों। उसके बाद द बॉर्डरर्स है, ये भी क्या है? वर्ड्सवर्थ का एक क्लोसेट ड्रामा है, प्ले है। और ये क्या है? क्लोसेट ड्रामा। ये 1796 से 1797 के बीच में लिखा गया है, लेकिन पब्लिश हुआ है ये 1841 में समथिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक और होता है हमारा क्लोसेट ड्रामा से रिलेटेड अगली टर्म है मेटा ड्रामा। दोस्तों मेटा ड्रामा जो है उसे अनदर नाम से जाने जाते हैं प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है दोस्तों, मेटा ड्रामा क्या कहलाता है? प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है, ये शॉर्ट प्ले विद इन द प्ले। ठीक है, एक छोटा सा प्ले जो है प्ले के अंदर दिखाया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मेटा ड्रामा या प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या रहती है? थीम्स इसकी रहती हैं इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। ठीक है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। दोस्तों मेटा ड्रामा के कुछ एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि हेमलेट का जो हेमलेट में था एक माउस ट्रैप। ठीक है, माउस ट्रैप सीन था जिसमें दिखाया जाता है मर्डर ऑफ कुंजागो। ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्या है? एक मेटा ड्रामा है या प्ले विद इन अ प्ले है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिडसमर नाइट ड्रीम का पायरामस एंड थिप्स। ठीक है, ये जो है कौन एक्ट करता है? मैकेनिकल जो कैरेक्टर होते हैं जो उसको एक्ट करते हैं पायरामस एंड थिप्स को, ये जो है उनके कैरेक्टर को मैकेनिकल बोला जाता है, मैकेनिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेटा ड्रामा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है कर्टन रेजर। दोस्तों कर्टन रेजर क्या होता है? कर्टन रेजर क्या होता है कि ए शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। ठीक है, यानी कि मेन प्ले शुरू होने से पहले एक शॉर्ट प्ले जब किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्टन रेजर। ज़्यादातर आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक छोटी सी क्लिप दे देते हैं, या जैसे हम लोग टीज़र होता है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी जो है कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं वो सब बता देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग टीजर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कर्टन रेजर कहलाता है। ठीक है, मूवी से पहले कोई टीजर को जो है चला देना, उसको क्या कहलाता है? कर्टन रेजर। तो शॉर्ट प्ले बिफोर मेन प्ले। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए। उसके बाद ये जो है वन एक्ट प्ले हो सकता है या शॉर्ट इन ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, छोटा सा एक प्ले होगा। मे बी कॉमेडिक, ये कॉमेडिक भी हो सकता है, लाइट हार्टेड भी हो सकता है, और द मेटिकली लिंक्ड टू द मेन प्ले। ठीक है, और जो है ये क्या होगा? हमारा लिंक होगा किससे? प्ले से। ठीक है दोस्तों,
ये जो है पॉपुलर कब हुआ था, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ये जो है हुआ है। ठीक है, किस एरा में, विक्टोरियन एरा में और एडवर्डियन थिएटर में। ठीक है दोस्तों, और ये जो कर्टन रेजर होता है ये किस लिए होता है, कर्टन रेजर का यूज जो है टू वार्म अप द ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस को वार्म अप करने के लिए, यानी कि ऑडियंस को अवेयर करने के लिए कि कौन सी अब जो है इवेंट्स होने वाली है, उसको जो है उसके लिए एक जो है कर्टन रेजर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कर्टन रेजर कौन कौन से प्लेस में दिखाया गया है। हालांकि हैं बहुत सारे प्लेस, तो जैसे कि हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। दोस्तों ये जो है जीवी शॉ का एक वर्क है, ये इसमें 1 एक्ट जो है कर्टन रेजर के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। दोस्तों ये ऑस्कर वाइल्ड का है, ये प्रोलॉग इसमें दिखाया गया कर्टन रेजर के रूप में। ठीक है, उसके बाद द पोस्ट ऑफिस बाय आर.एन. टैगोर। ठीक है, आर.एन. टैगोर का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें इंट्रोडक्टरी जो सीन है वो एज अ कर्टन रेजर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये जो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो कि पूछे गए हैं, और इससे रिलेटेड अभी मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में, मैं उनसे रिलेटेड पहले जो है बनाऊँगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो भी रहते हैं लिटरेरी टर्म्स मैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।